हेलो एंड वेलकम। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम 2015 का जो बच्चा है हमारा एमसीक्यू 21 to 30 उसको कंप्लीट करेंगे और इसके साथ हमारा 2015 का सिर्फ एमएसक्यू रह जाएगा, वो भी जल्दी कंप्लीट करके अपलोड कर दिया जाएगा। तो बगैर कोई टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं कॉन्फिडेंट लर्निंग। ये पहला क्वेश्चन है, इट इज रिलेटेड टू योर क्रिस्टलोग्राफ, मिनरोलॉजी से रिलेटेड है। इसमें आप देख सकते हैं कि इन द गिवन फेज डायग्राम द सीक्वेंस ऑफ मिनरल्स क्रिस्टलाइजेशन, मिनरल के क्रिस्टलाइजेशन की बात करें फ्रॉम मैग्मा ऑफ कंपोजिशन एक्स कंपोजिशन है, उससे मैग्मा क्रिस्टलाइज हो रहा है, तो क्या कंडीशंस होंगे। आपको पता है कि ये पार्ट आपका लिक्विड होगा, फिर यहाँ पे ये आपका एनॉर्थाइड प्लस लिक्विड है और ये डाइऑक्साइड प्लस लिक्विड है, फिर ये आपका डाइऑक्साइड प्लस एनॉर्थाइड होगा। जब अभी होगा क्या, जैसे ही एक्स आपका ये लिक्विडस को टच करेगा तो लिक्विड अलग सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा और एनॉर्थाइड अलग सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि ये डाइऑक्साइड एनॉर्थाइड का सॉलिड सॉल्यूशन नहीं है, तो ये सेपरेटली अपना क्रिस्टलाइज्ड होंगे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। आपको पता है कि यहाँ पे ये द फिगर रिप्रेजेंट टिपिकल डाइऑक्साइड एनॉर्थाइड बाइनरी सिस्टम में। अगर आप इंटर की बुक देखते हैं तो उसमें एकदम सेम ऐसे ही फिगर दिया हुआ है। इसमें क्या है, एज इट टचेस द लिक्विडस प्योर एंथर स्टार्ट टू क्रिस्टलाइज एंड लिक्विड कंपोजिशन स्लिप्स अलोंग। जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे ये टच करेगा तो अलोंग दिस लिक्विडस आपका क्या लिक्विड क्रिस्टलाइज होना स्टार्ट हो जाएगा, अनऑर्थराइज आपका प्योर रहेगा। इसको फिर कैसे समझ सकते हैं, तो फिर क्या फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा जब आप ई पे पहुंचेंगे, जिसको आप यूटेक्टिक पॉइंट बोलते हैं, जहां पे अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात कर रहे हैं। तो ई जो आपका ये यूटेक्टिक पॉइंट होता है, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको डाइऑक्साइड और एनॉर्थाइड मिलेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। तो आपका एनॉर्थाइड कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, आपका एनॉर्थाइड प्लस डाइऑक्साइड का। तो आपका ऑप्शन तो बी होगा। ये थोड़ा सा और इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि बाइनरी सिस्टम है डाइऑक्साइड एंड एनॉर्थाइड का। तो इसमें क्या है, ये आपका लिक्विडस है, ये लिक्विडस का ग्राफ है, ये लिक्विड है, यहाँ से एक क्रिस्टलाइज स्टार्ट हुआ, यहाँ पे आया, फिर आगे देखिए क्या होता है। बी पॉइंट पे आपका क्या है, ये आपका सी, यहाँ पे एनॉर्थाइड है और ये लिक्विड है, तो बी पॉइंट पे आपका लिक्विड है। ओके, नाउ मूव कर रहे हैं कॉन्टिन्यूअस, जैसे से कूलिंग कॉन्टिन्यूअस होनी चाहिए। एक्स जो आपका ये एक्स लिक्विडस है वेरीज अलोंग द लिक्विडस, कॉन्टिन्यूअस रिएक्शन क्या होगा, लिक्विडस एनॉर्थाइड प्लस लिक्विडस बी, मतलब लिक्विड जो है हमारा वो चेंज हो रहा है, उसका कंपोजिशन चेंज हो रहा है। अब हम बात करते हैं जब हमारा 1274 पे, जो कि यहाँ पे डी पॉइंट पे है, तब ये इस कंडीशन में क्या होगा, जो यहाँ पे प्योर डाइऑक्साइड है और यहाँ पे इस एच पॉइंट पे प्योर एनॉर्थाइड है, तो डी पॉइंट पे हमको क्या मिलेगा, प्योर एनॉर्थाइड प्लस डाइऑक्साइड। तो ये हमारा रिएक्शन रहेगा, तो एनॉर्थाइड कन्वर्ट हो जाएगा डाइऑक्साइड प्लस एनॉर्थाइड में। ये सिंपल सा था आपका, इसमें और कुछ नहीं है। ये बहुत अच्छा सवाल है, बहुत सिंपल सा सवाल है। इसमें आपको कुछ नहीं पढ़ना, जैसे कि यहाँ पे आपको सर्किल दिया गया, ये स्टीरियोग्राम है बेसिकली। इसमें आपको पोल्स प्लॉट किए गए। प्लेन, जब हम प्लेन प्लॉट करते हैं इसमें अगर हम 90 डिग्री ऐड कर देते हैं तो जो हमको मिलता है उसको हम पोल बोलते हैं। ओके, तो पोल इज 90 डिग्री। तो प्लेन की कंडीशंस क्या है, पहले देख लिए कि कब स्टीपर होता है और कब जेंटल होता है। कोई भी प्लेन, दिस इज योर सेंटर और पोल, वॉट एवर यू वॉन्ट टू कॉल, कोई भी, अगर ये हम बात करते हैं ये मेरा प्लेन है, इस तरीके से प्लेन प्लॉट होते हैं और इसके 90 डिग्री पे हमारा प्लस 90 डिग्री पे हमारा पोल प्लॉट होता है। कोई भी प्लेन जब नियर टू सेंटर होता है या पोल होता है तो वो स्टीपर होता है, और यही प्लेन अगर हमारा पेरिफेरी के पास होता है तो जेंटल होता है। तो इसका अपोजिट पोल में होगा। पोल में अपोजिट का क्या मतलब है कि जो भी पोल नियर टू सेंटर होगा वो आपका जेंटल होगा, और जैसे जैसे वो दूर होता जाएगा वो आपका वो क्या होता जाएगा, स्टीपर होता जाएगा। तो इसका मतलब थर्ड आपका स्टीपर होगा और फर्स्ट आपका जेंटल होगा, और इसके बीच में जो होगा आपका सेकंड, इन दोनों के बीच में होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें क्या करना है, फाइंड द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डिप्स ऑफ बिट, इंक्रीजिंग करना। तो थर्ड हमारा सबसे लास्ट में आना चाहिए, तो ये थर्ड वाला ऑप्शन है और ये थर्ड वाला ऑप्शन है। इसमें फर्स्ट जो हमारा होगा वो जेंटल होना चाहिए, तो फर्स्ट यहाँ पे, तो ऑप्शन मेरा ए हो गया, सिंपल सा। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज रिलेटेड टू योर जियोमॉर्फोलॉजी विच इज आल्सो रिलेटेड टू योर ग्लेशियर। ग्लेशियर में क्या होता है कि ग्लेशियर जब मूव करता है, आप समझिए यहाँ पे कि जब ग्लेशियर मूव करता है तो अपने साथ उसके सेडिमेंट्स होते हैं, जिसको हम टिल बोलते हैं, टिलाइट बोलते हैं, जो अनसॉर्टेड होते हैं। इसमें क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, बहुत बड़े बड़े आइस ब्लॉक्स आइसोलेटेड वहीं पे रुक जाते हैं, फिर और ग्लेशियर आगे मूव कर जाता है। तो ये आइस ब्लॉक क्या करते हैं, डिप्रेशन बना देते हैं, और इसी आइस ब्लॉक की वजह से जो हमारी जियोमॉर्फोलॉजी बनती है वो कुछ इस तरीके से होती है, केट एंड कैमिल की टोपोग्राफी बन जाती है, जो कि जो आइस ब्लॉक है, ये ट्रैप आइस ब्लॉक है, इनकी वजह से हो जाती है।
तो अभी क्या होता है, अगर ये डिप्रेशन होता है तो इसको हम कैटल बोलते हैं, अगर ये माउंट टाइप का बन जाता है तो हम उसको आपका क्या बोलते हैं, केम बोलते हैं। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, साइज ऑफ द कैटल। अब इस लेक की साइज किस पे डिपेंड करेगी, जाहिर सी बात है कि जितना बड़ा बोल्डर रहेगा उतना ही बड़ा उसका डिप्रेशन होगा। तो यहाँ पे क्या है, साइज ऑफ द सेडिमेंट्स कैरीड बाय द ग्लेशियर, ग्लेशियर से कैरी कर रहा है, तो कैरी करके कुछ भी ले सकता है, उससे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। विड्थ ऑफ द ग्लेशियर वैली, ग्लेशियर वैली की वजह से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाइट ऑफ द वैली थ्रू विच, कुछ नहीं होगा। साइज ऑफ द बरीड बोल्डर, अभी आपने कहा ना ट्रैप, ट्रैप कहिए चाहे या बरीड कहिए, तो इससे डिपेंड करेगा, तो मेरा ऑप्शन डी होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका सेडिमेंटोलॉजी से रिलेटेड है, बहुत सिंपल है। आपको अगर उडेन वेंटवर्थ स्केल याद है तो ये आप आसानी से कर लेंगे। उसके बाद थोड़ी बहुत सेडिमेंटोलॉजी की जरूरत पड़ेगी इसमें, चलिए करके देखते हैं। जैसे आपको पता है कि सैंडस्टोन का जो साइज होता है ये आपका इसमें ग्रेन साइज 1 के बीच में होता है, तो 1 का आपका क्या होगा, 1 इज रिलेटेड टू योर क्यू। तो यहाँ पे देख लिए 1 इज रिलेटेड टू क्यू, तो आपके दो ऑप्शन हो गए बी एंड सी। आर्कोस आपको पता है इट इज रिलेटेड टू योर फेल्डस्पार, रिच रॉक होती है, तो आर्कोस आपका सेकंड क्या हो गया, आर हो गया। सेकंड आपका आर, अभी यही चल रहा है। आपको पता है जो लाइमस्टोन होता है केमिकल सेडिमेंट्स होता है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, एलिमिनेशन 3 लगा रहे हैं। अगर मुझे सारे ऑप्शन नहीं मालूम तो एलिमिनेट करके भी हम आंसर निकाल सकते हैं। तो थर्ड मेरा क्या हो गया, आपका पी हो गया। थर्ड देख ली पी क्या, ये वाला है, तो मेरा आंसर तो बी हो गया। शेल आपको पता है, शेल क्ले, क्ले की रॉक, क्ले साइज रॉक होती है, तो इसका जो साइज ग्रेन साइज होता है लेस देन 1/16 होता है, तो ये शेल हो गया आपका फोर्थ वाला। यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन भी लिखा है यहाँ पे कि हम ग्रेन साइज लेस देन शेल। आपको पता है उडेनबर्ग स्केल में आपको क्या होता है, सैंड होता है, सिल्ट होता है और क्ले होता है। ओके, इसको याद कर लिए, इससे एक आध क्वेश्चन जैम में जरूर आते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज रिलेटेड टू योर स्टेडिग्राफी। मैं बहुत बार कह चुका कि गोडवाना तो रटी डालिए, इसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं जेएम में, तो वो सेक्शन आपको याद होना चाहिए। इसमें आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है कि इसका मतलब सबसे पहले क्या डिपॉजिट हो, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद। तो गोडवाना का सक्सेशन देखेंगे, सबसे पहले आपका खरबरी फॉर्मेशन है जो दामोदर ग्रुप में आता है, फिर उसके ऊपर बाराकर फॉर्मेशन है। तो पहला तो खरबरी हो गया, इसका मतलब हमारा फर्स्ट पहले आएगा। फिर उसके बाद बराकर फॉर्मेशन है, तो बराकर फॉर्मेशन सेकंड हो गया, तो ये आपका सेकंड हो गया बराकर फॉर्मेशन। उसके बाद क्या आ रहा है, देखिए यहाँ पे रानीगंज आ रहा है, तो रानीगंज है। बट आप ये जान लीजिए कुल्ती फॉर्मेशन को बैरन मेजर भी बोलते हैं। तो जब ये आपको कुल्ती फॉर्मेशन जो कि आपके बैरन मेजर आता है, तो ये थर्ड हो गया, तो आपका ये थर्ड ऑप्शन हो गया। फोर्थ आपका फोर्थ रानीगंज होगा, तो ये फर्स्ट आ जाएगा। तो क्या सीक्वेंस बचा हमारा, 4 4 सेकेंड, 4 सेकेंड, थर्ड फर्स्ट, तो हमारा ऑप्शन हो गया डी। देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन में आप, डी ऑप्शन मेरा हो गया। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पैलेंटोलॉजी से रिलेटेड है। ये आपको डेंटेशन के बारे में बात कर रहे हैं। मैच द लेमरी ब्रांचेस, ये सारे के सारे लेमरी ब्रांचियां हैं, और इसमें हमको ये बताना है कि डेंटेशन कैसा होता है। ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, ये टेबल है उसकी, एक एक करके हम मिलाएंगे। आप ग्लिसमेरिस देखिए, ग्लाइसिमेरस, ग्लाइसिमेरस क्या होता है, बेसिकली ये डेक्सोडोंट होता है। और दांतों की बनावट कैसी, वो ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका अपनी वीडियो में, तो उसको जाकर उसमें देखिए। तो आपका आई जो हो गया वो क्यू से रिलेटेड हो गया। फिर आप देखिए ट्राइगोनिया, ट्राइगोनिया की बात हम करें तो ट्राइगोनिया आपका शिजोडोंट होता है, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। तो ये आपका सेकेंड वाला हो गया, आपका पी हो गया। फिर आप देखिए लुसीनिया कहाँ पे आ रहा है और सारे कहाँ हैं। उससे पहले हम मिला के देखते हैं कि हमारा ऑप्शन क्या बनता है। हमारा आई क्यू होना चाहिए, ये एक ये ऑप्शन मिला आई क्यू का, और एक ऑप्शन ये मिला। हमारा सेकंड पी होना चाहिए, ये सेकंड वाला पी ये हो गया, और सेकंड वाला पी यहाँ पे ये हो गया। फिर लुसीनिया देख सकते हैं, और मिटिलस देख सकते हैं कि वो कहाँ होता है। मिटिलस जो होता है आपका डाइसोडोंट का होता है, तो हम डाइसोडोंट पे क्लिक कर दिया, तो हमारा फोर्थ जो है वो आपका आर हो गया। तो इन दोनों में फोर्थ हमारा जो आपका आर होना चाहिए, तो ये हमारा ऑप्शन हो गया ए। तो मेरा ऑप्शन तो ए हो गया, तो इसके साथ जो हमारा लुसीना बचा वो किस में चला जाएगा, हेट्रोडॉन में जाएगा। अब यहाँ पे टेक्सोडॉन मतलब टेक्स मतलब सेम होता है, डाइसोडॉन शिजोडॉन मैंने सारे डिटेल में बताया था कि सारे दांतों की बनावट कैसी होती है, तो उस वीडियो को भी जाके देखिए तो आपको और ज्यादा आइडिया हो जाएगा। ऑप्शन मेरा ए हो गया। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रेनेज डेंसिटी ऑफ द बेसिन इज डिफाइंड एज, बहुत सिंपल है, इसका पूरा फॉर्मूला है। देखिए ड्रेनेज डिफाइंड इज टोटल लेंथ ऑफ द चैनल इन अ ड्रेनेज बेसिन डिवाइडेड बाय द टोटल एरिया। जितना भी जितनी भी रिवर बह रही है उनका सारा पूरा लेंथ डिवाइडेड बाय टोटल एरिया ऑफ द बेसिन। सो सम नंबर ऑफ द, ऑप्शन क्या हो गया हमारा, देख लिए टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रीम ऑफ ऑल ऑर्डर डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ द स्ट्रीम, जो कि हमारा ऑप्शन बी है। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड था, इसमें ज्यादा कुछ आपको नहीं करना था।
मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका अर्थक्वेक से रिलेटेड क्वेश्चन में भी आता है और एस और पी वेव में भी आता है, सब कुछ में आता है। इसमें क्या कर रहा है, एस वेव टर्मिनेटेड, टर्मिनेशन की बात कर रहा है, बेसिकली ये शेडो जोन की बात कर रहा है। आपको याद होगा मेरे पास दो शेडो जोन है, पी और एस वेव आपकी नहीं दिखाई देती है, 103 टू 143 इट इज फॉर पी और 103 टू 180 इट इज फॉर एस, जहाँ पे हमको एस पी और एस वेव नहीं मिलती है ड्यू टू आउटर कोर जो कि आपका कोर लिक्विड होता है, तो लिक्विड में पी और पी वेव शेडोज हो जाती है, जबकि एस वेव पास ही नहीं हो पाती है वहां से। तो ये कहाँ पे होना चाहिए, कोर और मेंटल की बाउंड्री पे होना चाहिए। आउटर कोर इनर कोर की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, नॉर्मल बात करें, क्रस्ट और मेंटल बाउंड्री की बात कर रहा है। ये क्रस्ट ये हो गया, ये मेंटल, ये पूरा का पूरा मेंटल है, फिर यहाँ पे आपका क्रस्ट आएगा, तो बात करते हैं उसकी बात ये नहीं कर रहा है। बेसिकली कोर और मेंटल की बात हो रही, तो हमको कोर और मेंटल ढूंढना है, तो हमारा ऑप्शन सी होना चाहिए, सिंपल। ये पूरी डिटेल में लिखा हुआ है, पूरा जोन लिख दिया मैंने, अगर डिटेल में पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। यहाँ पे शेडो जोन का वेरिएशन बहुत ज़्यादा है कि शेडो जोन कहीं पे 154 है, कहीं पे 143 है, तो थोड़ा थोड़ा वेरिएशन होता है, जैसे जैसे डेटा आता जा रहा है साइंटिस्ट के पास, वो अपडेट करते जा रहे हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप चार्ट देखेंगे तो सबसे ज्यादा किसमें होगा, आपका हीलियम हो है, हाइड्रोजन हो गया, फिर हीलियम हो गया, फिर लिथियम, बेरियम, बोरान, कार्बन, कार्बन नहीं, नाइट्रोजन नहीं, ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन हो गया, तो मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा यहाँ पे, ए एच। इसका आप लोग मेरे से मेरी हेल्प कर दी, इसका एक निमोनिक बनाने में हेल्प कर दी, मैं नहीं बना पा रहा हूँ, किसको याद करना हो इस सीक्वेंस को, सबसे ज्यादा एलिमेंट कौन सा है कौन सा नहीं है, उन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ जो है अबंडेंस इन सोलर सिस्टम, जिस तरह मैंने आपको अर्थ में क्रस्ट के लिए बना के दिया था, अगर इसका आपसे बन जाए तो मुझे जरूर शेयर करिए। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर एमसीक्यू 2015। इसके बाद हम लोग का एमसीक्यू पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और ये वीडियो मैं इंग्लिश में भी अपलोड करूंगा, तो जो इंग्लिश व्यूअर है वो परेशान मत हो, उनको जरूर देखने को मिलेगा। A dolerite dike metamorphosed under amphibolite phases condition is expected to have the mineral assembly। आपको मैं बता दूं कि जो रॉक टाइप होती है, जिसे पहले आपका मतलब समझ लिए कि शेली टाइप की रॉक होती है, या फिर डायाबेस होता है, या फिर डिफरेंट डिफरेंट की तरह की रॉक होती है, जब ये मेटामॉर्फोसिस में जाते हैं तो ये डिफरेंट तरह का आपको मिनरल्स असेंबलीज देते हैं। सेम रॉक टाइप होती है बट सेम फेसिस होती है, बट डिफरेंट रॉक टाइप जब होती है तो उसमें डिफरेंट मिनरल्स मिलते हैं डिफरेंट डिफरेंट फेसिस में या ग्रेड में। तो चलिए हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या करना है हमको, कि हमको क्या डोलेराइट डाइक क्या है पहले समझ लिए। डायबेस आल्सो कॉल्ड डोलेराइट और माइक्रो गैब्रो इज अ मैफिक होलो क्रिस्टलाइन सब वॉल्केनिक रॉक। आपको पता होना चाहिए डोलेराइट डाइक कहाँ पे आती है। इट इज इक्विवेलेंट टू वॉल्केनिक बेसाल्ट। आपको बताया था ना कि वॉल्केनिक इक्विवेलेंट ऑफ रेहलाइट इज ग्रेनाइट समथिंग लाइक दिस वन, पेज नंबर 108 सॉरी पेज टेबल 108 जो मैंने आपको बताया था, जो टेबल है पेज नंबर 108 के ट्यूटोरियल में। ये प्लूटोनिक इक्विवेलेंट गैब्रो है। डायबेस डाइक्स आर सेल्स आर टिपिकली शैलो इंट्रूजन बॉडीज एंड ऑफन जस्ट अ डिफिनेशन फॉर डायबेस है। इसमें बेसिकली क्या होता है आप समझिए, इसमें प्लेजुक्लेस होता है मेन, जो कि लेब्राडोराइट टाइप का होता है 62%, एंड सेट ऑफ फाइन मैट्रिक्स होता है जिसमें क्लाइनोप्राइग्लिस जो कि डाइऑक्साइड हो गया, और ऑगाइट होता है आपका मिनरल्स, और फिर मिनरल्स होते हैं एलिमिनेट मैग्नेट, ये होते हैं। तो ये इसका कंपोजिशन है, इसमें मिनरल कंपोजिशन है। तो अब ये क्या कह रहा है कि डोलेराइट डाइक मेटामॉर्फोस अंडर, अगर ये एम्फोबोलाइट फेसिस में जाती है तो कौन कौन सा मिनरल बनेगा वो देखना है। ये यहाँ पे चार्ट है, ये चार्ट आप देखेंगे तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि किस किस फेसिस में ये जो आपका डोलेराइट डाइक है अगर मूव करेगी तो क्या बनाएगी। सिर्फ देखिए ब्लू शीट फेसिस में ये मेन मिनरल क्या होंगे, ग्रेनाइट फेसिस में क्या होंगे, और हॉर्नब्लेंड में क्या होंगे। आप शुरू के 2 या 3 याद कर लीजिए, वो बहुत हो जाएगा। जैसे एम्फोबोलाइट में आपका हॉर्नब्लेंड और प्लेजुक्लेस होगा, इसमें आर्थोपायरोक्सिन, क्लाइनोपायरोक्सिन, हॉर्नब्लेंड, प्लेजुक्लेस, यहाँ तक भी याद करेंगे तो चलेगा। और ब्लू शीट फेसिस में ग्लूकोफेन आ जाएगा, यही सेम रॉक ग्लूकोफेन बनाएगी, लॉसोनाइट बनाएगी, क्लोराइड बनाएगी और स्पिन बनाएगी। तो हमको एम्फिबोलाइट में चाहिए हॉर्नब्लेंड और प्लेजुक्लेस, तो मेरा ऑप्शन डी होगा। दैट्स इट। यहाँ पे मेरा ये एमसीक्यू ख़त्म होता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर जब तक सब्सक्राइब नहीं किए, और पढ़ाई करते रहिए जल्दी से। और मेरी कोशिश रहेगी मैं जल्दी से जल्दी सारे वीडियोस अपलोड कर दूँ क्वेश्चन आंसर के, ताकि आपको हेल्प हो। और जल्दी सीरीज़ भी स्टार्ट होगी जिसमें हम जो हमारे टॉपिक्स हैं उनको भी अपलोड करेंगे, उनको भी आपको सिखाएंगे। जैसे कि मैंने जैसे कि क्यूज़ को अपलोड किया था एमसीक्यू का, अर्थक्वेक का,
और मुझे थोड़ा सा मतलब रिजल्ट उतना अच्छा नहीं लगा है, और उसमें बहुत से लोगों ने ठीक किया है, बहुत से लोगों ने नॉर्मल किया है। तो कहाँ कमी रहेगी वो भी देखना है, और उस तरीके से आप लेक्चर्स बनाएंगे ताकि थ्योरी आपको समझ में आए। क्वेश्चन तो बहुत हो गया, थ्योरी पे भी जोर देना है ताकि आपका एग्जाम अच्छे से हो। तो अभी तक के लिए क्लियर ही। थैंक यू, बाय बाय।